ठीक है। तो भाई काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ब्रह्मचर्य को कैसे पचाया जाता है। तो भाई कैसे हो आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने ब्रह्मचर्य के एक और नए दिन में। और आज की जो वीडियो वो काफ़ी स्पेशल है उन लोगों के लिए जो ये बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य को कैसे पचाया जाता है। मैंने कुछ थोड़े से अपने एग्जाम्पल दिए हैं कि मैं किस तरीके से पचाता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें खाता हूँ। वो सारी चीज़ें आज मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो एक बार जो आज का व्लॉग है तो एक बार ये अच्छे से देख लो और समझो कि किस तरीके से आप ब्रह्मचर्य को पचा सकते हो। तो ये छोटी सी वीडियो एक बार जरूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने काफी कुछ आपको बता रखा है आपकी फिटनेस से रिलेटेड और ब्रह्मचर्य से रिलेटेड। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। तो भाई काफी लोग पूछ रहे थे कि ब्रह्मचर्य को कैसे पचाया जाता है, तो मैं बताता हूँ मैं कैसे पचाता हूँ। सुबह 5 बजे घर से निकल गया था रनिंग के लिए और अब ये जनकपुरी पहुंच गया। नांगलोई से जनकपुरी का डिस्टेंस देख लेना 8.5 किलोमीटर आएगा, जो कि मेरे मैप में भी अभी मैं साइड में आपको दिख भी रहा होगा। तो एक साइड की है 1 घंटे 20 मिनट, अभी करंट टाइम 6:20 हो रहे हैं। 1 घंटे 20 मिनट में 8.5 किलोमीटर मेरी कंप्लीट हो गई है। वैसे ये 8.5 किलोमीटर है नहीं, 8.5 किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ता है। कभी बाइक से वैसे नापते हैं तो 8.5 किलोमीटर से ज़्यादा ही पड़ता है ये। तो अभी एक साइड की रनिंग कंप्लीट हुई है मेरी और अभी वापस मुझे पार्क भी जाना है। पार्क का ही लगा लो, घर से पार्क भी एक 2 किलोमीटर ही है, मतलब 2 किलोमीटर का डिस्टेंस वहाँ पे हटा लो तो ना होने में 8 और 8 16 14, मतलब 14 किलोमीटर रनिंग मेरी अभी हो जाएगी पार्क तक। तो भाई ये है तो बस ये एक तरीके से वार्म अप ही है अभी रनिंग जो मैं कर रहा हूँ। अभी रुका भी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे रोड क्रॉस करना है, उस साइड में जाना है, तो वो रनिंग करते हुए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आराम से थोड़ा रिलैक्स लेके उधर साइड जाके अपना पार्क की तरफ निकलूंगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य कैसे पचाता हूँ और आप किस तरीके से अपना ब्रह्मचर्य पचा सकते हो। तो भाई अभी मैं रनिंग करते हुए पहले पार्क में पहुँचूँ, पार्क में जाके क्या क्या वर्कआउट करता हूँ और क्या क्या डाइट लेता हूँ वो अच्छे से देख लेना। 15-20 दिन 1 महीना फॉलो कर लेना, आपके भी ब्रह्मचर्य पचने लग जाएगा। तो भाई रोड क्रॉस करते ही मैंने कर दी थी फिर से अपनी रनिंग स्टार्ट और अपना मैं पहुंच गया था सीधा पार्क में। रनिंग करने से काफ़ी ज़्यादा थकान हुई थी, लेकिन पार्क में जाते ही और जैसे ही मुझे मेरे दोस्त मिले वैसे ही मेरी थकान बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। हाँ 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 हाँ, याद है भाई, याद है। चल आ। तो वही इन्हें खाना खिलाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से एक्सरसाइज है जो कि आपको रनिंग के बाद करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहले तो ये कुछ पीटी एक्सरसाइज है, एक बार ये थोड़ा देख लो ध्यान से किस तरीके से मैं कर रहा हूँ और इसी तरीके से सेम आपको भी करनी है। अगर आप भी कभी लॉन्ग रनिंग या फिर किसी डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, रनिंग करते हो काफ़ी, तो आपको भी ये कुछ एक्सरसाइज है जो कि करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है।
ये थी भाई कुछ पीटी एक्सरसाइज। फिर उसके बाद में आपको लगाने होते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट्स आपको ये लगा लो कि अगर आप 400 500 जितने भी लगा पाओ अपने हिसाब से उतने कर सकते हो, क्योंकि आपके लेग्स जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतनी आपकी रनिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं अपनी बताऊं तो मैंने लगाए थे पूरे 500 स्क्वाट्स 100 करके, मतलब 100 एक बारी में 100 रेपिटेशन अपनी निकाली थी और 5 बारी में कंप्लीट हो गए थे मेरे ये स्क्वाट्स। फिर भाई स्क्वाट्स के बाद आपको करनी है कमर की एक्सरसाइज। एक तरीके से ना सीक्वेंस बनाना होता है, जैसे पैर से स्टार्टिंग करिए एक्सरसाइज की, धीरे धीरे करके नेक तक जाना होता है। तो इसी तरीके से पहले स्क्वाट्स हो गए, फिर कमर की होगी। कमर में आप ये जैसे अभी मैंने बताया था रोटेट कर सकते हो या फिर साइड रेस भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। फिर उसके बाद में शोल्डर की एक्सरसाइज करनी है। शोल्डर में भी कोई ज़्यादा नहीं है, बस जो पीटी एक्सरसाइज होती है अपनी सेम वही फॉलो करना है। इसमें भी 16 बार फ्रंट 16 बार रिवर्स, फिर उसके बाद में हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ शोल्डर की। फिर उसके बाद में आती है नेक की एक्सरसाइज। नेक की एक्सरसाइज भी बेसिक ही रखनी है, जैसे कि हम करते हैं डेली बेस पे। तो नेक की एक्सरसाइज भी ये पीटी की तरह ही है, ये भी कर सकते हो। फिर उसके बाद में आती है बारी पुशअप्स की। पुशअप्स आप 3 तरीके से लगा सकते हो, या तो अपना नॉर्मल जो डंड होती है वो लगा सकते हो, या फिर सपाटे लगा सकते हो। नॉर्मल जो पुशअप्स हम लगाते हैं जिम में वो भी आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। या तो अगर आप तीनों का दम है आपके अंदर तो आप तीनों भी कर सकते हो। बात करें सपाटे की तो आपको कोशिश करनी है कि 300 प्लस ही लगे। जैसे कि आज मैंने लगाए 50-50 रेपिटेशन करके, तो ये जरूरी नहीं है आप एक ही बारी में 100-100 150-150 मार रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो 50-50 के साथ दम बनेगा आपका वही आपका एकदम 100 के साथ भी बनेगा। तो इस वजह से अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज रखो, कोई किसी से ओड मत करो या किसी से ज़बरदस्ती नहीं करनी कि भाई उसने इतने लगाए हैं तो मैं भी उतने ही लगाऊंगा। अपना शरीर की हर किसी को पता रहता है कि मैं कितने लगा सकता हूँ। अगर आप 10-10 भी लगा रहे हो ना तो 10-10 के 10 सेट ले लो, 100 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वजह से किसी की ओड नहीं करनी है, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से लगाने हैं सपाटे। तो सबसे पहले आप सपाटे कर सकते हो। अगर आपसे सपाटे ना होते हो प्रॉपर ऐसे तो आप नॉर्मल जो पुशअप्स लगाते हैं हम जैसे जिम में वो भी आप कर सकते हो। इसमें भी कोशिश करना कि आप 50-50 के सेट लो इसमें भी, और कम से कम 300 तो लगा ही लो। और अगर आप एकदम बिगनर हो तो 20 या 25 के भी सेट 20-20-25 के भी रेपिटेशन आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये होते हैं नॉर्मल डंड। अगर आपसे पुशअप्स भी नहीं लगती तो ये तो लगती ही होगी। अगर आप इसमें भी 25-25 रेपिटेशन निकाल देते हो अपनी और इसके भी 5-6 सेट ले लेते हो तो भी आपके 100-150 प्लस हो जाते हैं। तो ये 2-3 तरीके की पुशअप्स है, अगर आप इन्हें करते हो तो भाई आप अपना ब्रह्मचर्य भी पचा पाओगे और साथ ही साथ आपका स्टेमिना भी बूस्ट होगा और आपकी जो फिजिक है वो भी बहुत ही अच्छी मेंटेन हो जाएगी। और लास्ट में ये आती है हनुमान दंड। हनुमान दंड करने के भी बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो भाई अगर आपको ना ये लगा लो अगर नाइट फॉल जैसी समस्या हो तो वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और भी ब्रह्मचर्य में मतलब एक तरीके से ये लगा लो इस पुशअप्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो इस वजह से इस तरीके से आप हनुमान दंड कर सकते हो। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 50-50 100 करनी है, जितने आपसे नॉर्मली निकले उतने आप इसमें रेपिटेशन निकाल सकते हो। फिर आती है बारी एब्स की। कोर मजबूत होनी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फिजिकल ट्रेनिंग करते हो तो आपकी कोर मजबूत होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आप कुछ एब्स के एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हो, जैसे कि हाफ क्रंचेस कर सकते हो। फिर इसके बाद में लेग रेस आती है वो कर सकते हो, और लेग रेस के बाद में अपनी जो नॉर्मल हाफ लेग रेस होती है वो भी आप कर सकते हो। 2-3 एक्सरसाइज है। वैसे एब्स की काफ़ी सारी एक्सरसाइज है, मैं अलग अलग वीडियो में अलग अलग बताता रहूँगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज एब्स की है। अभी फिलहाल मैंने आज 3 करी थी तो मैंने इस वजह से आपको 3 बता दिया है। और इसमें कोशिश करना है जैसे लेग रेस और ये होती है इसमें तो आप 25-25 या 30-30 करके रेपिटेशन निकाल सकते हो। लेकिन अगर जो क्रंचेस होते हैं उसमें कोशिश करना कि एक ही बारी में 200-200 300-300 करो, तो तब जाके कहीं पेट में आपके असर आएगा और कोर आपकी मजबूत हो पाएगी। फिर लास्ट बारी आती है भाई योगा की। योगा करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपको ब्रह्मचर्य को पचाना है तो, क्योंकि योगा से क्या होता है कि एक तो आपकी जो जितना आपने वर्कआउट करा वो पूरी थकान हो जाती है ख़त्म, और दूसरी चीज़ आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और भी योगा के बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी लेग की स्ट्रेचिंग करी थी, क्योंकि आज मैंने रनिंग काफ़ी करी थी तो इस वजह से लेग की स्ट्रेचिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। तो ये लेग की कुछ एक्सरसाइज है जो कि मैंने कल वाली वीडियो में भी बताई है, लेकिन आज भी मैं बता रहा हूँ। तो एक बार इसे भी अपना अच्छे से देख लो कि किस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। वैसे मैंने कल वाली वीडियो में भी लेग की कौन कौन सी स्ट्रेचिंग है योगा में वो बता रखी है, करनी ज़रूरी होती है।
तो भाई इस तरीके से आप अपने पैरों को रिलैक्स कर सकते हो अच्छे से। फिर अब मैं बताता हूँ आपको चक्रासन के बेनिफिट। चक्रासन जब आप योगा करते वक्त करोगे तो आपके जो पेट में, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम एब्स करते हैं ना तो दर्द होता है, तो वो दर्द से आप छुटकारा पा सकते हो चक्रासन करने से। साथ ही साथ आपकी जो कमर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो भाई अब बात करते हैं पतंगुष्ठ आसन की। इस आसन के बारे में मैंने पहले ही भी काफी बार आपको बता रखा है, लेकिन कभी आपको अपने अपने आप को आजमाना हो ना कि आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर कितनी अच्छी है, तो आप ना इस आसन में 30 सेकंड बैठ के देखना। अगर आप 30 सेकंड इस अवस्था में अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो तो समझ जाना कि आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर है बहुत अच्छी है और आप ब्रह्मचर्य के पाठ के पालन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। अगर आपसे ये 30 सेकंड भी 10 सेकंड भी नहीं हो पाता तो आप समझ जाना कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेट पावर है वो अच्छी बिल्कुल नहीं है। और यहीं पे पतंगुष्ठ आसन के बाद हमारा जो योगा अभ्यास है वो बिल्कुल खत्म हो गया था, एक्सरसाइज भी बिल्कुल खत्म हो गई थी। लास्ट में मैंने अपनी थोड़ी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि आजकल मैं बैलेंसिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो भाई लास्ट में ये थी अपनी आज की बॉडी कंडीशन। अब आप बता दो कमेंट में कि बॉडी कंडीशन फिलहाल कैसी लग रही है। बेहतरीन, एब्स बढ़िया आ गया। तो भाई ये था अपना 8:40 तक का व्लॉग। और मैं अपना 8:30 मतलब अपना घर के लिए निकल गया था, और घर जाते ही आज मैंने पिया था बनाना शेक, क्योंकि वर्कआउट काफी हार्ड करा था, तो इस वजह से बनाना शेक पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। बनाना शेक को लेके है ना काफी लोगों के मन में डाउट होगा, क्योंकि आपको पता है मैं आयुर्वेदा के हिसाब से चलता हूँ, और आयुर्वेदा में केले और दूध का कोई भी समझौता नहीं बताया गया, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी दोस्ती नहीं है। लेकिन ना मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। देखो मुझे है ना काफी टाइम हो गया बनाना शेक पीते हुए, और मेरे रिजल्ट भी देखने को मिले हैं बनाना शेक पीने से। और क्या होता है कि आप अगर एक अच्छा वर्कआउट करते हो ना तो आप कुछ भी खाओगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके शरीर में लगेगा भी। अगर आप पहली पहली बार ट्राई करोगे बनाना शेक, अगर आपके डाइजेस्ट नहीं होता तो भाई उसे अवॉइड करना, मतलब कि आपका लिवर अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपका लिवर ठीक है और वो आप बनाना शेक डाइजेस्ट हो रहा है इजीली, तो आप बनाना शेक भी पी सकते हो, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। हालांकि हमारी आयुर्वेदा में ये चीज नहीं बताई गई, लेकिन मैं एक पर्सनल अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे काफी टाइम से मैं बनाना शेक पीता आ रहा हूँ, और अभी तक मेरे पेट में कोई भी बनाना शेक से रिलेटेड, मतलब बनाना शेक की वजह से कोई भी मेरे पेट में डिजीज नहीं हुई है। तो इस वजह से मेरा ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप एक अच्छा वर्कआउट करते हो तो आपको एक अच्छी कार्ब मील लेनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, और कार्ब का एक अच्छा सोर्स है बनाना शेक। तो इस वजह से आप बनाना शेक पी सकते हो। अगर आपको मान लो लिवर अलाउ नहीं करता, आपका लिवर की बनाना शेक आप पी रहे हो और डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा हो, तो आपको फिर दूसरा ये काम करना है, आपको सुबह सुबह बनाने ओट्स अपने लिए। ओट्स में आपको क्या क्या ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी काफी बार बता रखा है, आप ओट्स में ऐड कर सकते हो अश्वगंधा, हनी 1 चम्मच, और जो आप रात के टाइम ड्राई फ्रूट मतलब भिगो के सोते हो, वो सारी चीजें आप ओट्स में ऐड कर सकते हो, और आप अपना एक सुबह अपने लिए एक अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हो। और बस कंडीशन ये है कि आपको एक अच्छा खासा वर्कआउट करना पड़ेगा, और अगर आप 2-2.5 घंटे एक अच्छा वर्कआउट करते हो उसके बाद में आप कुछ भी खाओगे वैसे वो इजीली डाइजेस्ट हो ही जाएगा। और जो ये कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य नहीं पचता, तो वो भी पचने लगेगा। और बात करें हम दोपहर की मील की, दोपहर की मील में भी आपको एक अच्छी खासी कार्ब की ओर रखनी है, मतलब सोर्स रखना है। जैसे कि आप चावल ऐड कर सकते हो, दलिया ऐड कर सकते हो, और भी काफी सारी चीजें जिसमें कि कार्ब अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो अपने दोपहर के खाने में। दोपहर का खाना मतलब लंच जिसे बोलते हैं, लंच कोशिश करना कि आप 11 से 11:30 के बीच में कर लो। और फिर उसके बाद में आप 2-2.5 घंटे बाद, जैसे कि मैं ऑफिस गया और ऑफिस में मैं ले गया था अपने लिए सीजन फ्रूट और सलाद कटवा के, तो आप ये भी कर सकते हो, मतलब खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद, या तो खाना खाने के साथ भी आप सलाद खा सकते हो, लेकिन जो सीजन फ्रूट है उसमें 2-2.5 घंटे का गैप रखना। मतलब अगर आप 11 बजे तक अपना लंच कर लेते हो तो आपको 2-3 बजे सीजन फ्रूट आप खा सकते हो, या फिर जो सलाद आप कटवाते हो वो आप 2-2.5 घंटे के बीच में खा सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन खानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप एक अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हो, तो आपके शरीर में मतलब पानी की कमी ना हो, उस वजह से ड्राई फ्रूट और सीजन फ्रूट खाने बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये भाई अभी मेरी ऑफिस तक का व्लॉग था, और अब मैं आपको बताता हूँ कि शाम को मैंने जिम में कौन सा वर्कआउट करा है। और आज मैंने मतलब आज आपको ना एक तरीके से मैं ब्रह्मचर्य की पावर दिखाता हूँ कि मैं अभी 60 kg वेट में कितनी kg की मैंने आज डेडलिफ्ट लगाई है।
तो भाई वैसे तो जिम संडे वाले दिन बंद रहती है, लेकिन फिर भी आज संडे को भाई ने खोल दी थी जिम, क्योंकि हम 2-3 लड़के ही हैं जो कि करने आते हैं वर्कआउट। उन्हें भी पता है भाई मेहनत ज़्यादा करते हैं लड़के, तो स्पेशली उन्होंने हमारे लिए 3-4 लड़कों के लिए जिम अपना खोल दी थी संडे को। तो भाई हमने आज करी थी डेड लिफ्ट में सबसे पहले मैंने लगाई थी, ये जो अभी आपने पहले देखा था ये वो वार्म अप सेट था, मतलब 20 kg का। ये जो अभी आप देख रहे हो 25-25 के मतलब 100 kg ये वेट है पूरा, और इसके भी मैंने 6-7 रेपिटेशन अपने निकालने की कोशिश करी थी और निकल भी गए थे अच्छे से। फिर अभी जो आप वेट देख रहे हो ये है 25-50 70 100, ये है भाई 140, और 140 में मैंने 2 रेपिटेशन निकाले थे खुद से। अगर आप खुद से मतलब ये लगा लो कि 2-3 रेपिटेशन निकाल पा रहे हो 60 kg के वेट में, तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। और आप ये लगा लो कि आपका ब्रह्मचर्य के पार्ट है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। अभी आपको मेरी बॉडी देख के लगेगा नहीं कि मैं इतना वेट उठा सकता हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। ये अभी जो आप वेट देख रहे हो ये है पूरे 160 kg, पूरा एकदम एक्यूरेट 160 kg है। और ये मैंने सेल्फ अपना एक निकाल दिया था भाई की, बस 5% हेल्प थी, लेकिन उसमें भी वो कह रहा कि उसने हेल्प नहीं लग करी थी ज़्यादा। तो भाई ये था ब्रह्मचर्य की पावर, और आपको शरीर देख के लगेगा नहीं कि मैं इतना भी वेट लगा सकता हूँ। तो भाई ये थी अपनी आज की कंडीशन। और फिर आज मैंने अपनी लोअर बैक ही ट्रेन करी थी, अपर बैक की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि अब हफ्ते में मैं डबल शेड्यूल करने लग गया। मतलब जैसे बाइसेप्स के साथ होगी बैक की एक्सरसाइज, मतलब डबल पार्ट एक्सरसाइज होने लग गई। तो इस वजह से एक एक्सरसाइज हमारी 2 बार रिपीट हो जाती है हफ्ते में। तो इसीलिए मैं एक बारी में अपनी लोअर बैक ट्रेन करता हूँ और एक बारी में अपनी अपर बैक। तो आज थी बारी लोअर बैक की, तो लोअर बैक में 3-4 एक्सरसाइज थी जो कि मैंने करी थी। तो भाई बैक एक्सरसाइज के बाद फिर मैंने थोड़ी सी पंचिंग करी थी, क्योंकि अगर आपको ना स्टेमिना बिल्ड करना है, आपको किसी भी एक स्पोर्ट्स की, मतलब जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, चाहे आप बॉक्सिंग ले लो, चाहे जूडो ले लो, या काफ़ी सारे और भी गेम है, आपको ना उनकी अगर एक एक्सरसाइज फॉलो करोगे ना तो आपका स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होगा। अभी जैसे आप देख रहे हो मैं बॉक्सिंग कर रहा था, ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी चला रहा हूँ हाथ, तो ये लगा लो कि 30 सेकंड में ही ना आपकी इतनी सांस फूल जाएगी बहुत ही ज़्यादा। और अगर ये आप 1 मिनट तक कंटिन्यू कर लो तो ये लगा लो भाई आपका स्टेमिना है ना नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल। तो फिर उसके बाद में ये करने के बाद हमारा जो वर्कआउट है वो पूरा अपना कंप्लीट हो गया था। थोड़ी बहुत बैक की एक्सरसाइज, वो बाइसेप्स की एक्सरसाइज भी करी थी, वो मैंने दिखाई नहीं, पिछली बार की तरह बिल्कुल रिपीट ही थी। और यहाँ पे 8:30 बजे हमारा वर्कआउट हो गया था बिल्कुल ख़त्म। तो भाई लोअर बैक वर्कआउट करने के बाद मैं आ गया था घर, और घर आते ही मैंने आज पिया था त्रिफला का पानी। आपको पता है 6 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाता, या तो त्रिफला पीता हूँ, त्रिफला का चूर्ण मतलब गर्म पानी के साथ पीता हूँ, या फिर दूध में ड्राई फ्रूट डाल के या वो पीता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने ब्रह्मचर्य के पार्ट के पालन को पचाता हूँ। और इसी तरीके से अगर आप भी अपने शेड्यूल बनाते हो एक सेपरेट अच्छा, तो आप भी अपने ब्रह्मचर्य के पार्ट के पालन को पचा सकते हो और नाइटफॉल जैसी समस्या से बच सकते हो। कहने का मतलब इन द एंड यही है कि आप अपने आप को जितना बिजी रखोगे उतना आपके लिए सही है, और उतना ही ब्रह्मचर्य के पार्ट के पालन का आप पालन कर पाओगे। तो ये आज की वीडियो आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कल मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।